बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 का पाठ 15 जिसका शीर्षक है नीलकंठ। और इस पाठ की लेखिका है महादेवी वर्मा जी। इस पाठ में लेखिका ने अपने पालतू मोर और मोरनी का बहुत ही सुंदर ढंग से वर्णन किया है। इस जो मोर का नाम है वो नीलकंठ रखा गया है और मोरनी का नाम राधा, तथा मोर के नाम के आधार पर ही इस पाठ का नाम भी है। जो लेखिका महादेवी वर्मा जी हैं वो पशु पक्षियों से बहुत प्रेम करती थी, तथा उनका प्रेम इतना अधिक था कि उन्होंने अपने घर में एक छोटा चिड़ियाघर बना रखा था। उसमें उन्होंने सभी तरह के पशु पक्षी पाल रखे थे, जैसे मोर, मोरनी, खरगोश, कबूतर इत्यादि। अब आगे हम पाठ पढ़ेंगे। पाठ इस तरह से है। एक दिन लेखिका अपने एक मेहमान को स्टेशन पहुंचाकर लौट रही थी, तो उन्होंने चिड़ियों और खरगोशों की दुकान का उनको ध्यान आ गया कि उनके रास्ते में एक दुकान पड़ती है जिस पर छोटे छोटे पशु पक्षी बेचे जाते हैं। तो वो उन्होंने क्या किया, वो उधर को ही चली गई। वहाँ जो बड़े मियाँ थे जो पक्षियों को बेचते थे, उन्होंने देखा कि गुरुजी की गाड़ी आ रही है, तो उन्होंने उस गाड़ी को रास्ते में ही रुकवा लिया और लेखिका को मोर के 2 बच्चों के बारे में बताना शुरू कर दिया। उस चिड़िया वाले ने कहा कि एक मोर है और एक मोरनी। लेखिका ने मोर के बच्चे देखने चाहे, किंतु वह उसको तीतर के बच्चों की तरह लग रहे थे और वे एक बहुत ही छोटे पिंजरे में बंद थे। लेखिका को उन्हें देखकर विश्वास नहीं हो रहा था कि ये मोर के ही बच्चे हैं, क्योंकि जब मोर के बच्चे छोटे होते हैं तो वो तीतर के जैसे ही लगते हैं, क्योंकि उनके ना ही पंख होते और उनकी शक्ल भी थोड़ी अलग होती है उस समय पर। तो लेखिका को विश्वास नहीं आ रहा था कि ये मोर के ही बच्चे हैं। लेखिका ने 35 रुपये देकर उन दोनों को खरीद लिया। जैसे ही पिंजरा कार में रखा तो वे छटपटाने लगे, जैसे कि पिंजरा सजीव हो गया हो और वो पक्षी उसमें से उड़ना चाहते हों। जो लेखिका थी उन्होंने अपने घर के बड़े जाली घर में दूसरे जो जीव जंतुओं के डर से उनको वहाँ नहीं रखा। अभी उनको एक अपने पास ही कमरे में अलग ले जाकर रख दिया, जो कि उनका पढ़ने लिखने का कमरा था। क्योंकि अगर वो उन बड़े जाली घर में छोड़ देती उनको, तो वो सभी पशु पक्षी उनको मार भी सकते थे, क्योंकि वो अभी बहुत छोटे थे। अभी इसीलिए उन्होंने अपने कमरे में उसको ले जाकर रख दिया और कमरे में ले जाकर उन्होंने पिंजरे का दरवाज़ा खोल दिया और 2 कटोरियों में, एक में सत्तू की गोलियां और एक में पानी रख दिया। वे जो और पिंजरे का दरवाज़ा खोल दिया। अब वो जो बच्चे थे मोर के, वो एक कमरे में कभी मेज के नीचे, कभी अलमारी के पीछे घुस जाते थे और फिर वे अंत में रद्दी कागजों की टोकरी में बैठ गए। पूरे कमरे में घूमते, कभी मेज पर, कभी कुर्सी पर और कभी लेखिका के सिर पर। कमरे के दरवाजे एकदम बंद रहते कि कहीं बिल्ली अंदर ना आ जाए और बिल्ली उनको खा ना जाए। बड़ी कठिनाई से एक दिन लेखिका ने अपने इन पक्षियों को दूसरे जो बड़े जीव थे उनके साथ जाली घर में पहुंचा दिया, जब वो थोड़े बड़े हो गए थे मोर के बच्चे। दोनों का जो स्वागत था वहाँ के सभी जीवों ने इस तरह से किया जैसे कि उनके घर में कोई नई दुल्हन आ गई हो, नववधू आ गई हो। जो एक लक्का कबूतर था उसने क्या किया, नाचना छोड़कर उनके
चारों ओर गुटरगू करके घूमने लगा। बड़े जो खरगोश थे वो ऐसे बैठ गए जैसे बहुत ही सभ्य हों और गंभीर भाव से उनको देखने लगे। एक छोटा खरगोश था, वो ऊन की गेंद की तरह उनके चारों ओर उछल कूद मचाने लगा। जो तोता था वो एक आंख बंद करके उनका परीक्षण करने लगा और ऐसा लग रहा था मानो पूरे चिड़ियाघर में भूचाल आ गया हो। धीरे धीरे मोर के बच्चे बड़े होने लगे। मोर के सिर पर कलगी सघन हो गई, मतलब सख्त हो गई, ऊंची और चमकीली हो गई। चोंच टेढ़ी और तेज हो गई। गोल आंखें इंद्रमणि के समान चमकने लगी। लंबी और हरी नीली गर्दन और उसके हर भाव से धूप छाई की तरंगे उठने लगी। जो लंबी पूंछ व पंखों में इंद्रधनुषी रंग दिखाई देने लगे। जो मोर के पंख आ गए थे, मतलब, और ये यहाँ पर मोर के पंखों की विशेषता बताई जा रही है। लेकिन जो मोरनी का विकास था वो मोर के समान नहीं हो रहा था, परंतु उसकी गर्दन लंबी और चंचल कलगी और जो उसकी पंख थे वो बहुत ही मनभावन थे। मोर की गर्दन नीली होने के कारण उसका नाम क्या रखा गया? नीलकंठ। और मोरनी हमेशा उसके साथ साथ घूमती रहती थी, इसीलिए उसका नाम रखा गया राधा। नीलकंठ की भाव भंगिमाएं लेखिका को आकर्षित करती रहती थी। यानी कि जो नीलकंठ की जो क्रियाएं थी, वो उसका घूमना नाचना, वो सब लेखिका को बहुत ही मनभावन लगती थी। कभी वह ऊंची गर्दन करके देखता था और कभी गर्दन को नीची करके दाना चुगता, पानी पीता, गर्दन टेढ़ी कर कर शब्द सुनता। लेखिका व मेहमानों के स्वागत के लिए अपने पंखों को मंडलाकार रूप दे देता। जैसे पंख फैलाकर नाचता है ना मोर, पूरा गोल गोल में फैला लेता है, तो इस तरह भी वो करता था। वर्षा ऋतु में नृत्य करना बहुत ही मनमोहक लगता। सभी जीव जंतुओं ने नीलकंठ को अपना सेनापति नियुक्त कर लिया था। सबको दाना खिलाने लेकर जाता। किसी के कुछ भी गड़बड़ करने पर अपनी चोंच से उसे दंड देता। अपने पंख फैलाकर बैठ जाता। वे सब उसकी लंबी पूंछ और पंखों में खेल खेलते रहते थे। एक बार सांप न जाने कहाँ से जाली के अंदर आ गया और एक छोटा खरगोश उसकी पकड़ में आ गया। नीलकंठ की स्थिति अन्य पशु पक्षियों के बीच सेनापति के समान थी। वह सभी जंतुओं से बहुत प्रेम करता था, उनकी रखवाली करता था। कुछ भी गड़बड़ करने पर उन्हें दंड भी देता था। तो जाली घर के जो दूसरे जीव थे वो उसके पंखों के साथ खेलते रहते थे। एक बार जब सांप वहां पर आ गया था तो उसने एक खरगोश को पकड़ लिया। उसका आधा मुंह सांप के मुंह में था और आधा बाहर। नीलकंठ ने क्या किया, उसको चोंच मारकर खरगोश को छुड़वा लिया और सांप के 2 टुकड़े कर दिए। बादलों को घिरते देख नीलकंठ बहुत ही तन्मयता से नृत्य करने लगता, बहुत मग्न होकर नाचने लगता और इस नृत्य में राधा उसका साथ देती थी। वह अपने पंखों को फैलाकर विशेष मुद्रा में लेखिका के सामने खड़ा हो जाता था। लेखिका के साथ अगर कोई मेहमान आ जाता था तो ऐसी मुद्रा में नीलकंठ को देखकर वो बहुत चकित और प्रसन्न हो जाता था। एक बार लेखिका के साथ कुछ विदेशी महिलाएं आई थी घूमने के लिए उनके यहाँ पर। तब उन विदेशी महिलाओं ने उसको परफेक्ट जेंटलमैन कह डाला, क्योंकि उसकी क्रियाएं इसी तरह थी जिस तरह की कोई परफेक्ट जेंटलमैन करता है। तो उन्होंने उसको उपाधि दे डाली ये परफेक्ट जेंटलमैन की। वसंत ऋतु में आम और अशोक के वृक्षों का सौंदर्य नीलकंठ को
पिंजरे में नहीं रहने देता था और उसे तब उनको बाहर छोड़ना पड़ता था। नीलकंठ और राधा की प्रिय ऋतु थी वर्षा। मेघों के आने से पहले हवा में जो आहट होती थी उसको देखकर उनका मन प्रसन्न हो जाता था। और वर्षा होते ही मोर जो है गोलाई में पंख फैलाकर नृत्य करना आरंभ कर देता था। बादलों के गरजने पर उसका नृत्य आरंभ हो जाता था। फिर जितने बादल अधिक गरजते, जितनी बिजली अधिक चमकती, बूंदों की रिमझिम जितनी ज़्यादा होती, नीलकंठ का नृत्य भी वैसे ही बढ़ता जाता था। राधा नीलकंठ के समान नाच नहीं सकती थी, परंतु उसके नृत्य में भी एक छंद रहता था। वह नृत्य में मग्न होकर कभी नीलकंठ के दाहिनी ओर जाती, कभी बाहिनी ओर, और उसके पंखों को छूती हुई निकल जाती। इस प्रकार वह उसका नृत्य में साथ देती थी। एक दिन लेखिका को किसी काम से बाहर जाना पड़ा, तो वो जब वहीं नखास कोने से निकल रही थी, नखास कोना उस जगह का नाम है जहाँ से वो इन पक्षियों को खरीद कर लाई थी, तो बड़े मियाँ ने उसको फिर रोक लिया। वही बड़े मियाँ जो जिससे मोरनी और मोर को खरीदा था। उन्होंने उनको एक मोरनी और दिखाई, परंतु उसके पंजों की उंगलियां टूटी हुई थी। उसने बताया कि एक चिड़ी मार ने ऐसा किया है। लेखिका ने 7 रुपये देकर उसे खरीद लिया। पंजों की मरहम पट्टी करने में उन्हें 1 महीना लग गया। उन्होंने अपने जो पढ़ाई का कमरा था उसको ही अस्पताल में बदल डाला और उसकी बहुत अच्छी तरह से सेवा करी। अब वह अच्छी हो गई, लेकिन वह थोड़ा डगमगाती हुई चलने लगी और फिर उसे अंत में जाली घर में पहुंचा दिया गया और उस मोरनी का नाम रखा गया कुब्जा। कुब्जा बाकी जीव जंतुओं की तरह प्रेम मिलाप करने वाली नहीं थी। वह हमेशा नीलकंठ के साथ रहना चाहती थी। जब भी वह राधा को नीलकंठ के साथ देखती तो उसे मारने दौड़ती। एक बार उसने राधा की कलगी और उसके पंख ही नोच डाले, और एक बार राधा ने 2 अंडे दिए जिन्हें वह पंखों में छिपाए बैठी रहती, लेकिन कुब्जा ने उन्हें भी तोड़ डाला। नीलकंठ उससे दूर भागता था, परंतु वह किसी को भी नीलकंठ के पास नहीं आने देती थी। राधा से अलग रहकर नीलकंठ बहुत दुखी रहने लगा। कई बार वह जालीगर से भाग भी गया। कई बार वह उदास होकर आम की शाखाओं में भूखा प्यासा छिप जाता। एक बार खिड़की के शेड के पास छिपा रहा। अब नीलकंठ की चाल में थकावट व आंखों में शून्यता दिखाई देती थी। लेखिका सोचती रही कि समय रहते सब ठीक हो जाएगा, लेकिन एक दिन सुबह उन्होंने देखा कि नीलकंठ के पूंछ व पंख फैलाए वह धरती पर बैठा था। लेखिका के पुकारने पर भी वह हिला डुला नहीं। वास्तव में वह मर चुका था। लेखिका ने अपने शॉल में लपेटकर गंगा में उसको प्रवाहित कर दिया और उसका अंतिम संस्कार किया। राधा उसकी मृत्यु के बाद सदा उसके इंतजार में रहती कि वह आएगा। वह अपने आप में अकेली होती हुई भी दुकेली थी, क्योंकि उसे हर पल नीलकंठ के अपने साथ होने का एहसास था। आषाढ़ के महीने में जब बादल छाते तो वह कभी ऊंचे झूले पर चढ़कर, कभी अशोक की डाल पर अपनी तेज आवाज़ में नीलकंठ को बुलाती रहती। कुब्जा भी नीलकंठ को ढूंढती रही। जाली का दरवाज़ा खुलते ही वह बाहर भागती और आम, अशोक, कचनार आदि की शाखाओं में उसे ढूंढती। एक दिन आम की शाखा से उतरी कि एक अल्सेशियन कुतिया कजली उसके सामने आ गई। उसने कजली पर भी चोंच का प्रहार किया, लेकिन
कजली बहुत तेज थी। कजली ने 2 दांत उसकी गर्दन पर गड़ा दिए। इससे जो कुब्जा थी वह भी मर गई। लेखिका इन तीनों पक्षियों की अलग अलग विशेषताओं को ध्यान से देख रही थी। धन्यवाद।